बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस बेटा हमारे चल रहे हैं। आज हम उससे आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमने इससे पहली वाली क्लास में किए थे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट नाउ। द टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स बीन डेवलप्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्यों डेवलप की गई हैं? देखिए, हम आपको बताते चलें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार करने के हवाले से। मार्केट में सैकड़ों चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो माइक्रोब्स के ज़रिए से तैयार की गई हैं। सो द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक थ्रू विच the microbes are used in useful manner. Scientists can make microbes and other organisms to produce useful things by changing their genes. जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो है वो इसलिए डेवलप की गई है कि माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके यूजफुल चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकें। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन पार्ट ई। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर माइक्रोब यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस इज द सेकेंड पार्ट, आई मीन द पार्ट एफ, व्हाई आर माइक्रोब्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में माइक्रोब्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक बात तो ये है कि ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपलर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़े जानवर को लेते हैं जो मल्टी सेलुलर है, उसमें सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, या बड़ा जानवर है तो उसमें डेफिनेटली उसमें बहुत सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं जिनमें जेनेटिकली बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस पाई जा सकती हैं जिसे फौरी तौर पे सॉल्व करना मुमकिन नहीं होता। दूसरी एक रीज़न जो है वो ये है कि माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा आपस में यानी वर्क करके मल्टीप्लाई होके थाउजेंड्स माइक्रोब्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया। ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम माइक्रोब्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। सो द आंसर मे बी इट इज इजी टू ग्रो। द फर्स्ट पॉइंट, it is easy to grow microbes in large quantities as they grow quickly when given in right temperature and food supply. And the second point is microbe cells are simple in structure, so it makes easier for scientists to genetically engineer new microbes for specific work. So these are the two reasons why we are using microbes in genetic engineering. The third one, I mean the part G, is why do you suppose enzymes are called chemical seizers? आपको याद होगा कि एक केमिकल सीजर्स का तस्करा हुआ था। केमिकल सीजर्स, देखिए हम जीन को अलग करते हैं ना, ठीक है, वो जीन जो अलग होता है वो कहीं हमने दिखाया कि कट हो जाता है, लेकिन इसको बाकायदे जो हमारी सीजर है उसके ज़रिए से कट नहीं किया जाता, बल्कि ये केमिकली कट होता है, या यूँ समझ लीजिए कि उसमें से वो चीज़ रिमूव हो जाती है केमिकल के ज़रिए से। तो वो जो एक रिंग था हमारे पास, वो रिंग कट नहीं होता ऐसे बिल्कुल जैसे हम रिंग को कैंची से काट देते हैं। दिस इज़ नॉट द कटिंग ऑफ सेम थिंग, बल्कि ये केमिकली उसमें से रिमूव होता है, इसलिए इसको केमिकल सीजर्स कहा जाता है। सो द आंसर could be enzymes used in genetic engineering are called chemical seizers because they use chemicals to remove the gene from the chromosome. They do not cut the chromosomes physically. वैसे जैसे हम काटते हैं वैसा नहीं है ये। So this is the answer. And the part H, what are plasmid?
Why are plasmid used in genetic engineering? बेसिकली तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ही को खोल खोल के पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं आपके सामने. सो व्हाट आर प्लाज्मिड? Why are plasmid used in genetic engineering? So the answer could be the microbial cell in which a gene is inserted is called a plasmid. So you can write this answer in place of the question. I mean against the question. And the plasmid used in genetic engineering. Why? Why? It is a small circle of DNA which can move from one cell to another and make copies of itself. इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो यानी सेल टू सेल ट्रांसफ़र होने की सलाहियत भी है और एक रिंग की फॉर्म में होता है जो कि सेल की वन सेल टू अनदर सेल ये ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होने की इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है. So this is the very important structure, or you can say the story of microbes to have a job in genetic engineering. Basically हमारे पास जो genetic engineering है ये एक बहुत important रोल प्ले कर रही है हमारी बायोलॉजिकल साइंस में, और ये हम आपको बताते चलें. बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ऐसी प्रोडक्ट्स जो जानदार में, पौधों में नहीं बल्कि जानदार में, जानवरों में यानी पैदा की जा रही हैं, वो एक नया चैप्टर है बायोलॉजी का, ज़ूलॉजी का, जिसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाए जाते हैं. अगर आप इसको सर्च करें नेट पे, गूगल पे सर्च करें, तो आपको इंतहाई अजीबोगरीब जेनेटिक इंजीनियरिंग की चीज़ें नज़र आएंगी. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से जीन को कट किया, दूसरे सेल के साथ उसको अटैच किया और वहाँ से नई नई प्रोडक्ट्स जो हासिल होती हैं, पता चलता है कि वो बिल्कुल सेम कलर और सेम चेहरे की और सेम हाइट की और सेम स्ट्रक्चर की चीज़ें, जो कि आपको पता है कि जीन में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं किसी भी एक पेरेंट की. वही चीज़ फिर वहाँ पर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती चली जाती है. तो सेम कलर आ जाता है, या सेम आँखों का रंग आ जाता है, या सेम उसकी जो एहसासात महसूसात हैं वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं. किस हद तक ये बेहतर है, किस हद तक ये बेहतर नहीं है, इसका फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, आने वाला वक्त ही करेगा. लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि साइंस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही है. हर दम, हर लम्हा, हर दिन एक नई चीज़ आपके सामने आती है. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत पुराना मौजू होता चला जा रहा है, लेकिन हम इसके बारे में कितना जानते हैं ये देखने वाली बात है. हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करें. वजह उसकी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आइंदा आने वाले वक्त में हमारे सामने आने वाली हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स के सामने आने वाली हैं, जिनके बारे में हम कहीं ख़बरों में यानी अहादीस की ख़बरों में हम सुनते रहते हैं, अहादीस में हमें मिल जाती हैं. मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ. देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो एक निज़ाम नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से होता है. ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल जो चेंज इंसान लेकर आते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे कोई अच्छे नताइज हमें मिलेंगे. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक इल्म है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के नए पौधे सामने आते हैं, नए जानवरों की किस्में सामने आती हैं, एंडेंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं जिनकी किस्में मादूम होती चली जा रही हैं, उनको सेव किया जा सकता है. वो बीज, सीड्स पौधों के जो नायाब होते चले जा रहे हैं
या उनकी प्रोडक्शन में कोई यानी उनकी प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, माइक्रोब्स के ज़रिए से वो मल्टीप्लाई होके हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। कुछ अच्छे कुछ बुरे इम्पैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। इल्म तो इल्म है, साइंस तो साइंस ही है ना। उसको जिस डायरेक्शन में हम ले जाएंगे उस डायरेक्शन में वो आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाशनकॉफ किसी एक मैकेनिकल पर्सन ने, जिसे हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, चलिए, वेपन की तौर पे उसने इसको बनाया, इजाद किया। सुनते ये हैं कि क्लाशनकॉफ एक रशियन आदमी था जिसने ये चीज़ बनाई, लेकिन इस क्लाशनकॉफ के नतीजे में अरबों खरबों इंसानों की मौत भी वाक़ई हुई है। इससे कुछ अच्छे नताइज भी लिए गए होंगे, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ऐन मुमकिन है कि आपको ये लगे कि 10% इसके बेनिफिट्स मिले हैं और 90% इसके ड्रॉबैक्स मिले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस से हमें हमेशा फ़ायदा ही पहुंचेगा। ये अब हमारा काम है कि हम इससे वाकई फ़ायदे वाली चीज़ हासिल करें। अल्लाह ताला पर ईमान कामिल, यकीन कामिल हमें उस राह पे गामज़न कर देता है जिस राह पे चल के हम साइंस से भी फ़ायदा उठाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाएंगे, हम इस टेक्नोलॉजी से क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी फ़ायदा उठाएंगे, हम तमाम उस क्लोनिंग से भी फ़ायदा उठाएंगे। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक यानी प्रोडक्ट है, या समझ लीजिए। तो वो ईमान की कैफियत, वो यकीन की कैफियत जो अल्लाह पर यकीन है, वो ज़रूरी है। अपना यकीन कभी डगमगाने मत दीजिएगा। अपने यकीन को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा, और यही हमारी कामयाबी का रास्ता भी है और कामयाबी इसमें यकीनी भी है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।